नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण महज एक दिन बाद होने वाला है और इसके साथ ही आज शाम 6 बजे से पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। और आज बिहार की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद कार्यक्रम के तहत दोपहर 3:30 बजे चर्चा करेंगे। राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत अनेक पार्टियों के दिग्गज नेता बिहार के कई जिलों में धुआंधार चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। और आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 2 महत्वपूर्ण चुनावी रैलियां करने वाले हैं। वो पूर्णिया और साथ ही बहादुरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर है और ऐसे में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसको देखते हुए आज शाम तक चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएंगे। इसके साथ ही आज कई दिग्गजों की बिहार में धुआंधार रैली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल के माध्यम से महिलाओं से संवाद करेंगे, तो वहीं पूर्णिया में राहुल गांधी लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही 6 नवंबर को 18 जिलों में वोटिंग होगी और महिलाओं से संवाद करेंगे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नेताओं के चुनाव प्रचार अभियान अब तेज हो गए हैं और इसके साथ ही 6 नवंबर को शाम 6 बजे से प्रचार। और इस खबर पर आशीष सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता हमसे जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तबातोड़ रैलियां देखने को मिल रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल के माध्यम से महिलाओं से संवाद करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी अनिता, नमस्ते, धन्यवाद। तो सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल के माध्यम से महिलाओं से संवाद करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वमान्य हीरो हैं और इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के बिहार के लोग नरेंद्र मोदी पे बहुत एक तरह से फैन फॉलोइंग है बिहार के लोग। जब बिहार के पटना की धरती पर नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होता है तो जीविका दीदी 2-2 घंटा खड़े होकर उनका स्वागत करती हैं। महिलाएं उनको किसी भी पार्टी की हो, कोई दल की हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वो रोड पर खड़े रहती हैं, उनकी आरती करती हैं, छत पर महिलाएं खड़ी रहती हैं। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य हैं, सर्व लोगों के बीच में है और हीरो हैं। तो हीरो को सब लोग पसंद करता है। इस देश का हीरो हम लोग सबके लिए सर्वमान्य है। उनकी रैलियां जो डिजिटल माध्यम से हो रही हैं, डिजिटल का पूरे देश में डिजिटलाइजेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से आया, उसका उपयोग इस चुनाव में हम लोग कर रहे हैं। इस बात के हमें गर्व भी है और पूरी दुनिया अभी अनीता जी बिहार में इस चुनाव को देखने के लिए जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड ऐसे देशों के लोग आए हैं जो बिहार के चुनाव को देखना चाहते हैं, बिहार के लोग को देखना चाहते हैं। और वो सारा चीज अगर पूरा हुआ है तो उसका मूल कारण है डिजिटल। बिल्कुल, 6 नवंबर को यानी कि अब शाम 6 बजे के बाद से प्रचार प्रसार थम जाएगा, तो कितनी तैयारी है एनडीए की? अनीता जी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग 365 दिन भारत माता के लिए, देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और संपूर्ण विकास सबसे नीचे पद पर वाले लोगों का हो, इसके लिए तैयारी करते रहते हैं। हम सिर्फ चुनाव के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। 365 दिन नित्य निरंतर प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग सेवा कार्य में लगे रहते हैं। इस बात का हमें गर्व है और सिर्फ चुनाव के लिए नहीं लड़ना चाहिए, सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, समाज सेवा करने के लिए लड़ना चाहिए। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर लग रही है आपको? जिस तरह का प्रचार, जिस तरह का माहौल है अनीता जी, निश्चित तौर पर एनडीए की बहुत पूर्ण बहुमत और बेछोड़ रूप से सरकार आ रही है। नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है। और जिस तरह का माहौल देखने को आ रहा है, वैसे में निश्चित लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के का निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनने जा रहा है। और सीएम नीतीश कुमार के लेकर कहा जा रहा है कि सीएम अभी ऐलान नहीं हुआ है। आपने सुना होगा, कल से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ललन सिंह ने बयान दिया है एक कि विधायक ही चुनेंगे सीएम। जैसे ये एक प्रोटोकॉल है, ये नियम है कि विधायक लोग विधायक दल का नेता चुनते हैं, ये नियम है अनीता जी। इस नियम का पालन करने में
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर ही नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर, नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के फेस है, इसमें कोई दो बात नहीं है। एनडीए के नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मैदान में बिल्कुल जुटे हुए हैं। कल परसों राहुल गांधी स्विमिंग कर रहे थे जी, बिल्कुल, एक पोखरा में, और वो पोखरा साफ था, बहुत अच्छा था। यहाँ का पर्यावरण अच्छा है, तो ये बात साबित करता है। और फिर मैं बता दूं, 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता निश्चित तौर पर जीतेंगे, बड़े गर्व के साथ जीतेंगे। कांटे की टक्कर 14 नवंबर को दिख जाएगा। हम लोग पूर्ण बहुमत से भी आगे जाकर, मेरे हिसाब से 2/3 बहुमत आने जा रही है, और नीतीश कुमार इस देश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्ते। तो बता दें आपको कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन है आज, और 6 नवंबर को पहले चरण का वोटिंग होने वाला है। 18 जिलों में ये वोटिंग होगी, और जिसको देखते हुए चुनाव प्रचार अभियान सभी नेताओं ने तेज कर दिया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां डिजिटल के माध्यम से महिलाओं से संवाद करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी की आज 2 रैलियां हैं। पूर्णिया में राहुल गांधी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं प्रचार अभियान और भी ज्यादा तेज हो गया है। 18 जिलों में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। और इस खबर पर विवेक सेठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमसे जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, विक्रम सैनी जुड़ चुके हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, इस समय मेरा नाम विक्रम सेठी है जी। और इस समय जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि बिहार में जंगल राज कायम है। अगर जेडीयू कहती है कि आरजेडी कांग्रेस ने जंगल राज किया था, तो वो भी किसी से कम नहीं है। इस 20 साल के अंदर भी पूरा जंगल राज बिहार के अंदर कायम रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां पे चल रहा है वो ये है कि वहां पे नौकरियां नहीं है। अगर वहां नौकरियां होती तो बिहार का आदमी यहाँ पे मुंबई, दिल्ली और नोएडा में पलायन नहीं करता। आज अगर देखा जाए तो नोएडा की अपनी आबादी 15 लाख आबादी हो चुकी है, जबकि जब हम लोग आज से, मैं भी यहाँ नोएडा में रहता हूँ और 33 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पर, और जब हम यहाँ लोग आए थे तब यहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी, 1 लाख के करीब लोग होते थे, और आज नाना करके 15 लाख की आबादी है, जिसमें से कम 5 से 7 लाख ऐसे हैं जिनके वोटर आईडी तक नहीं बन पाए, क्योंकि वो बिहार से वो लोग यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद वो अलग अलग सोसाइटियों में रहते हैं हमारे नोएडा के अंदर, मगर उनके वोटर आईडी नहीं बने हुए। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है बिहार में, जो विधानसभा चुनाव में रैलियों में चल रहा है, कल से एक पप्पू और टप्पू चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसको लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी जी को इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जब वो कोई ऐसी तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं तो सामने भी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के उसके ऊपर कोई और गलत बात बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये मुद्दा नहीं होना है। मुद्दा ये होना चाहिए कि आप अगर सरकार बनाते हैं दोबारा, तो आप बिहार में क्या क्या चीज नई शुरू करोगे? क्या आप फैक्ट्रियां लगाओ? क्योंकि आप 20 साल से हो। अब जेडीयू को देखिए, अब जेडीयू ने कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, कभी उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं 20 साल से तो नीतीश कुमार जी गद्दी में बैठे हैं। अब आज तक वहां पर ऐसा क्यों नहीं है? ना वहां पे कोई प्रशासन काम करता है, ना कोई शासन काम करता है। जिस मर्जी को उठा लीजिए, जिस मर्जी की फरौती ले लीजिए, पूरा जंगल राज है बिहार के अंदर। बिहार का जंगल राज खत्म क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी बार बार कह रही है कि हम जेडीयू के साथ मिलकर जंगल राज खत्म करेंगे। हाल ही में राहुल गांधी तालाब में उतरे थे, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या ये चुनावी एजेंडा था, तालाब में उतरना, मछलियां पकड़ना? देखिए, तालाब में उतरना ये कोई चुनावी वो नहीं था, मगर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रचार के अंदर निकला हुआ होता है तो कहीं ना कहीं उसको अपनों की भी याद आती है कि आज अगर वो प्रचार में बोट में बैठ के प्रचार में उतरे हैं और मछली पालने, मछली पकड़ नदी में से लेने वाले लोग अगर उनके बीच में जाकर उन्होंने छलांग लगा भी थी, पानी में उनके साथ थोड़ी देर नहा भी लिए और तैराकी भी कर ली, तो इसमें कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी इस तरीके के काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मुद्दा बना रही है ना, रवि किशन जी ने कहा है कि जितनी मछलियां राहुल गांधी ने पकड़ी है उतनी ही वोटें मिलेंगी।
आप ये देखिए, मनोज तिवारी जी ने अभी रिसेंटली वो एक जगह से निकले जब वहां पे आरजेडी के नारे लगाए गए, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा न्यूज चैनल्स में आया कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पथराव हुआ, मेरे ऊपर ये हुआ वो हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए, हर जगह पे होता है। अभी अमित शाह जी की रैली के अंदर भी लोगों ने आरजेडी के नारे लगाए थे, कांग्रेस के नारे लगाए थे, ये सब जगह। क्योंकि क्या होता है, जो जनरली जो रैलीज में लोग आते हैं वो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। जैसे अभी मैंने कुछ चैनल्स पर देख रहा था जिसमें वो दिखा रहे थे, उन्होंने आज तक अलग चैनल्स वालों ने लोगों के इंटरव्यू लिए कि आप कहाँ से आए, उन्होंने कहा मैं कानपुर से आई हूं। तैयारी लग रही है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि शाम तक विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार थम जाएंगे, 6 नवंबर को चुनाव है, तो कितनी तैयारी है? सर, इस समय पूरी तैयारी है और आरजेडी कांग्रेस पहले से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक 2 दिन पहले बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। सुनवाई कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो रहा है, लेकिन इसी बीच तमिलनाडु के सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि डीएमके ने इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। पार्टी का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने मनमाने ढंग से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, जिससे वो अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं। डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने इस संबंध में अर्जी दाखिल की है। पार्टी ने इस बार शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख करने का फैसला किया है। बिहार से जुड़े एसआईआर मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि खबर एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। तमिलनाडु की पार्टी है ये डीएमके, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और 12 राज्यों में आज से मतदान सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो रहा है। और इसी बीच तमिलनाडु के सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि डीएमके ने इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बता दें कि आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। डीएमके ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और इस मायने से ये बेहद ही खास माना जा रहा है। आज से देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होगा और 51 करोड़ मतदाता इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है और चुनाव आयोग मंगलवार से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआरआई का कार्य शुरू करेंगे। और इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 51 करोड़ मतदाता हैं और ये कार्य 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता चुनावी सूची के प्रकाशन के बाद से समाप्त होगा। बता दें कि बिहार के बाद से एसआईआर का ये दूसरा चरण है और लगभग 7.42 करोड़ नाम वाली बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। 12 राज्यों में ये काम शुरू होगा। बता दें कि जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा उसमें उत्तर प्रदेश। बता दें कि देश भर में होने वाले एसआईआर को लेकर पूरी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में इसका रुख किया गया है और इसके साथ ही तो खबरों में आगे बढ़ती हैं और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर एसआईआर का विरोध अब तेज हो गया है। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी आज विशाल मार्च निकालने वाली है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण करने के फैसले का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर एसआईआर के विरोध में आ गई हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आज एसआईआर के विरोध में कोलकाता में एक विशाल मार्च का नेतृत्व करेंगी। तो वहीं अब एसआईआर के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान विरोध की खबर भी अब सामने आई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक कर्मचारी ड्यूटी के घंटों और सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में जानकारी दी थी कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दूसरे चरण का आयोजन पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा, जहां पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी। बता दें आपको, एसआईआर को लेकर लगातार
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और इससे पहले सोमवार को जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकमा में रोड शो किया। लेकिन इस दौरान रैली में काफी ज्यादा लंबा काफिला होने के कारण दोनों नेताओं पर केस दर्ज किया गया है और ऐसे में कहीं न कहीं ललन सिंह और सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोनों पर शिकंजा कस गया है। दरअसल रोड शो के आयोजन पर केस दर्ज किया गया है। मालूम हो कि दुलार चंद हत्याकांड में अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जिस कारण चुनाव प्रचार की कमान ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने संभाली है। लेकिन अब आचार संहिता के उल्लंघन मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रोड शो में शामिल सभी गाड़ियों की जांच की गई है। सायरन बजाने वाली कार के साथ 2 गाड़ियों को प्रशासन की तरफ से जब्त कर लिया गया है। डीएम के मुताबिक स्थानीय थाने में आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर रोड शो के लिए आवेदन देने वाले आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सोमवार को भी कई क्षेत्रों में तिराहे तक ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने रोड शो किया और इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं दोनों नेताओं की ये दोनों नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थन में ये रोड शो किया गया था, जिसमें ललन सिंह थे और सम्राट चौधरी शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने वंशवाद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और इससे कांग्रेस के भीतर सियासी पारा बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शशि थरूर ने कहा कि वंशवादी राजनीतिक भारत की लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है और अब समय आ गया है कि भारत वंशवाद की ओर आयोग की तरह जगह दी जाए। बीजेपी ने थरूर के इस लेख के बाद से उन्हें खतरों का खिलाड़ी बताया है। बता दें कि शशि थरूर ने वंशवाद को लेकर अपनी बात प्रोजेक्ट सिंडिकेट पर लिखे लेख में कही है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में भारत के हर राजनीतिक दल में वंशवाद है। हर कोई अपने वंश को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। ये एक तरह से गलत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा करने से शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसा होने से लोकतंत्र का वास्तविक वादा पूरा ही नहीं हो पाता है। शशि थरूर ने कहा है कि नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन वंशवादी उत्तराधिकारी पूरा राजनीतिक पारदर्शिता में व्याप्त है। सच कहें तो ऐसी वंशवादी राजनीति पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रचलित है। उन्होंने पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ बांग्लादेशियों में शेख और जिया परिवार और श्रीलंका में भंडार नायक और साथ ही राजपक्ष परिवार के उदाहरण भी दिए हैं। शशि थरूर ने साल 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में सफल नहीं हो पाए थे। शशि थरूर ने कहा कि चयन प्रक्रिया अस्पष्ट होती है। इसका फैसला एक छोटे गुट या फिर अकेले नेता द्वारा किया जाए। उन्होंने आगे कहा है कि परिणाम स्वरूप भाई भतीजावाद आमतौर पर अयोग्यता पर भारी पड़ रहा है। हालांकि वहीं बीजेपी लगातार अब इस को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है, जिस वजह से अस्थमा और दिल के मरीजों को जहां सांस लेने की समस्या हो रही है, वहीं बच्चों और बुजुर्गों को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोग आंखों में जलन और स्किन एलर्जी होने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचांक भी आए दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूं तो ठंड का मौसम है, लेकिन दिल्ली को देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि स्मॉग छाया हुआ है या फिर धुंध छाई हुई है। हर जगह धुंधलापन सा है, जिसे देखकर घुटन महसूस होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता 309 है, जो बेहद ही खराब कैटेगरी का एयर क्वालिटी का सूचांक है। दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने कैबिनेट मंत्री मनजीत सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण उपयोगों पर चर्चा की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम बनाई जा रही है, ताकि उन्हें बंद किया जा सके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को भी जब्त किया जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो घरों में घुसकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि तिगरी गोल चक्कर के पास बीती रात दर्जनों बदमाशों ने एक परिवार के घर पर हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने घर में घुसकर 2 युवकों पर जमकर लाठी डंडों से हमला किया और गोली चला दी। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक के हाथ और पैर में चोट आई। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों की पहचान
छानबीन की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बुधनी नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 और 13 में क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि श्रुति ओसवाल और साथ ही वन परिक्षेत्र अधिकारी रंजीत त्रिवेदी के नेतृत्व में बड़ी विशेष टीम ने लकड़ी के फर्नीचर कारखानों पर छापा मारा। खबरों की माने तो 6 टीम बनाकर छापेमारी की योजना तैयार की गई थी। कार्रवाई के दौरान अवैध लकड़ी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि कई दिनों से लगातार रामदास मालवीय के यहां पर अवैध लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाने की शिकायत आ रही थी, जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ था। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से लकड़ी का यहाँ पर अवैध कारोबार चल रहा था और लगभग उस क्षेत्र में 15 से अधिक फर्नीचर के कारखाने हैं। कुछ कारखानों के तो लाइसेंस भी नहीं है, जिसकी शिकायत स्थानीय निकायों और साथ ही पत्रकारों द्वारा लगातार विभाग को दी जा रही थी। फिलहाल यहां पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और वन विभाग ने यहां पर छापेमारी की है और अवैध लकड़ियों का गट्टा भी बरामद किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एवं हम स्वयं भी अवैध कटाई को रोकने के लिए समय समय पर छापामार कार्रवाई करते रहते हैं। आज बुधनी परिक्षेत्र के अंतर्गत 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 दल बनाए गए थे। 3 दल में लगभग 19 कर्मचारी थे, जिनके द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई में कुछ अवैध कास्ट भी पाई गई है, जिसका हम अभी मिलान चल रहा है। जल्दी ही आपको विस्तृत सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।